ठीक है, चैप्टर तुम्हारे पूरे फिजिक्स में कोई चैप्टर भी डिलीट नहीं हुआ है, टॉपिक डिलीट हुए खाली, बस याद रखना। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी, ये वाला जो है ना फॉर्मूला, जहां पे देखोगे डेरिवेशन है तुम्हारे बुक में, खाली वो टॉपिक वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये वाला हमने देखा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी है। ठीक है, क्या क्या तुमको सीखने, देखो फॉर्मूला बेसिक बेसिक। नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी इंस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। दूसरा अपना एक्सप्रेशन होगा रेट ऑफ डिके का। रेट ऑफ डिके क्या था, आर इक्वल टू लेमडा एन। ठीक है, यहीं से निकल के ये आया। ठीक है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके क्या था, आर था माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू लेमडा एन, उसी को इंटीग्रेट करके ये निकला था। ठीक है, और तीसरा तुमको जो याद रखना है इसके लिए, वो ये याद रखना है कि आर इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, ये तीसरा बन गया एक्सप्रेशन। बोल देगा रेट ऑफ डिके इस समय इतना, इस समय कितना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, इसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए भी इसके ऊपर। उसके बाद तुमको एक एक्सप्रेशन याद रखना होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम इंटू 1/2 पावर एन हो जाएगा, जहां पे एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, बोर्ड लेवल के कोई भी क्वेश्चन अगर आते भी है इस टॉपिक से, चाहे वो अगर मान लो आईएससी में, तो मैं देख रहा हूँ कि टॉपिक हट चुका हुआ है, सीबीएसई में भी शायद हट चुका हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी अगर कोई टॉपिक अगर आता है इस क्वेश्चन से, ठीक है, या मेंस में भी अगर आता है या नीट में भी अगर आता है, तो वो इन चार फॉर्मूले पे ही बेस्ड होगा वो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला तुम्हारे बोर्ड में नहीं है। ठीक है, अभी देख लो इसमें से ना मैं कुछ क्वेश्चंस कर भी करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, तो क्या होगा, सारे के सारे फॉर्मूला क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, और मैं पता सबको यही एडवाइस करता हूँ, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तुम लोग को पता है एनसीईआरटी को बुक को अच्छे से करना है। एनसीईआरटी के अगर तुम एंट्रेंस पे की बात करो ना, तो याद रखना तुम्हारे 70% क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आईएससी के स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा एक काम करो, खुद से बैठ करके ना, ठीक है, देखो मैं जो भी नोट्स है ना, ठीक है, तुम लोग को लिखाता हुई क्लास पे, ठीक है, और तुम लोग सब लिखते भी हो, लेकिन तुम अपनी खुद से एक अलग से हैबिट बनाओ, जो एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, अभी देखो अभी क्या है, मैं बताओ कहानी क्या है। अभी अभी तुम लोगों ने सबने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ ली हुई है, नोट्स पढ़ लिया, क्लास में बैठ के पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ ली है, सब बच्चों ने कर लिया। एनसीईआरटी की बुक उस बच्चे के लिए है जिसको पहले से, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, जिसका पहले से बेस क्लियर है। ठीक है, वो बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठेगा, जिसको चैप्टर के बारे में कुछ पता नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने काफी सारे चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हो, मुश्किल से एक दो चैप्टर बाकी है, ठीक है, क्लास में पढ़ लिया तुमने, क्लास में नोट्स बना लिया है, अब तुम क्या करो, अगर मान लो एनसीईआरटी की बुक लो और चैप्टर वाइज उससे नोट्स बनाना चालू करो। ठीक है, तुमको एक चैप्टर का फिजिक्स का नोट्स बनाने में तुमको एक दिन में मैक्सिमम लगेगा 2 घंटा। ठीक है, और तुम कोशिश ये करो कि तुम 4 से 5 पेज में उस पूरे एक चैप्टर का नोट्स तुम बना करके रेडी कर लो, खुद से बनाओ। ठीक है, क्योंकि याद रखना, तुम अगर किसी और से लेते हो ना, तो वो लेना या ना लेना कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे मोबाइल में होते हैं, जहाँ तुमको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जब तुम उसके नोट्स बनाओगे ना, ठीक है, मतलब कोई डेफिनेशन तुमने पढ़ी, तुमने उसको शॉर्ट में लिख ली, तुमने कोई वहां पे ईयर देखा, उसको शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, कोई वर्ड तुमने देखा जो तुमको इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, उसको तुमने वहां पे लिख लिया। ठीक है, तो वैसे करके तुम्हारा 5 पेज में तुमको नोट्स बना करके कोशिश करना है कि एनसीईआरटी का वो पूरा पूरा चैप्टर हो जाए। ठीक है, अब पता है वो चीज जो है ना तुमको बहुत हेल्प करेगी जब तुम्हारा स्कूल का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होंगे ना, तुम्हारे पास मुश्किल से 4 दिन होंगे, सिर्फ याद रखना इस चीज को।
सिर्फ 4 डेज होंगे तुम्हारे पास, और उस 4 दिन में तुमको अपने पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज करना होगा। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर तुम मान लो तुम पूरा का पूरा चैप्टर लेके बैठे हो ना रिवाइज करने के लिए, उस समय तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस कभी उस 4 दिन में खत्म ही नहीं हो पाएगा, गारंटी के साथ बोल सकता हो, तुम कितना भी अच्छा तैयारी करके रखो। लेकिन अगर तुम्हारे पास नोट्स होगा ना उस समय, ठीक है, तो तुम अपने नोट्स के लिए तुमको कितने 5 पेज का एक तुम्हारा नोट्स है, ठीक है, उस 5 पेज में तुम्हारे पास मान लो 14 चैप्टर है, 14 × 5 कितना हो गया, ठीक है, 70 पेज हो गया। तुम्हारे पास 70 पेज का तुम्हारा पूरा का पूरा नोट्स रेडी है, जिसमें कि तुम्हारे डेरिवेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें तुम्हारे कुछ कुछ जैसे मान लो अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है तो उसके जो 3 पॉइंट है, ठीक है, उसमें मेन, बाकी तो पूरी कहानी है, वो 3 पॉइंट तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। तुम्हारे पास गॉस लॉ के जितने भी डेरिवेशंस है वो तुम्हारे पास, तुमने गॉस लॉ लिख लिया एक लाइन में, तुमने एक ही पेज में तुमने ऐसे ड्रॉ करके तुमने वहां पे उसके डेरिवेशंस लिख लिए, रॉड के लिए, शीट के लिए, ठीक है, उसके बाद स्फीयर के लिए, ठीक है, तुमने जो भी तुमने सब शॉर्ट शॉर्ट में लिख करके, तुमने कोई कहानी नहीं लिखी लंबी, तुमने खाली बस ऐसा लिख दिया ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और तुमने उसके बाद ई इंटू 4 पाई आर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, बस तुम्हारा इतना से तुम्हारा तुमने इतना लिखा, और लेमडा बाय ई इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस तुम्हारा 3 लाइन में तुम्हारा डेरिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तुमने ऐसे करके एकदम छोटे छोटे तुमने नोट्स बनाए अपने, और तुम्हारा पूरा का पूरा जो है वो डेरिवेशंस, मतलब समझ लो तो 5 5 4 4 डेरिवेशन जो है तुम ऐसे लिखोगे ना, 4 4 5 5 डेरिवेशन तुम्हारे लगभग एक या पौने पेज में ही खत्म हो जाए, ऐसे करके शॉर्ट में। और याद रखना ये शॉर्ट में तुमको एग्जाम के समय तभी समझ में आएगा जब तुम्हारे खुद के लिखे हुए होंगे। अगर कोई तुमको और शॉर्ट में लिख करके देता है, या तो कोई भी बुक से अगर लेते हो, तुमको वो शॉर्ट में समझ में नहीं आने वाला है एग्जाम के पहले, जब तक कि वो तुम्हारे खुद के हैंड में लिखा हुआ ना हो, तुम्हारा खुद का चैप्टर तब तुम पढ़ोगे। पता जब तुम नोट्स बनाते हो ना, तुम्हारे उस नोट्स में तुम एक तीन तीन लाइन लिखने के लिए तुम उसके लिए कम से कम वहां पे 10 या 15 लाइन पढ़ते हो, वो 15 लाइन तुम्हारे दिमाग में छप जाती है, ठीक है, और जब तुम उस 3 लाइन को दोबारा पढ़ोगे ना, वो 15 लाइन जो तुमने पढ़ी थी ना वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 3 लाइन पहले खाली पढ़ी है, किसी भी शॉर्ट नोट से देख लिया, इधर से देख लिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके ना तुम पूरा का पूरा नोट्स को वहां पे रेडी कर लो एनसीईआरटी से, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो डेटा है ना, ठीक है, वो बेस्ट डेटा होता है, क्योंकि चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, ठीक है। अब देखो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो ऐसा भी तुमको होगा कि तुम्हारे सामने बहुत सारी लाइन्स ऐसी है जो तुमको समझ में हो सकता है ना भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उस लाइन को अंडरलाइन कर लो और मेरे से पूछ लो, ठीक है। इस तरह से तुमको पढ़ना है, ठीक है। और अभी से एक टारगेट लेके चलो, ठीक है, वो सब करने का, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, ये दोनों तुम रिवाइज भी कर लो अपने एंड पे, ठीक है, और उसके नोट्स रेडी कर लो, और उसके बाद ना रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ये दोनों भी रिवाइज कर लो, ठीक है, ये दोनों कर लो और ये दोनों कर लो, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। और एकदम जैसे अभी जैसे भी टेस्ट में क्या कहते हैं, सीबीएसई का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ अभी, ठीक है, तो एकदम उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट होगी, ठीक है। आईएससी में कोई चेंजेस नहीं आया, जो भी डिलीटेड सिलेबस है वो सब मैं नहीं पढ़ा, मैंने सब दिया है, लेकिन मैं जो डिलीटेड क्वेश्चन है वो सब नहीं डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये ये तुम लोग सबसे पहले इस 4 चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। हर दिन तुम्हारा लगभग नोट्स रेडी करने में 2 घंटे जाए, ठीक है। और इस तरह से करके, और एक साफ सी नोट, एक अच्छी सी नोटबुक लेकर के, फ्रेश नोटबुक लेकर के, कंजूसी नहीं करनी है, एक फ्रेश नोटबुक ले लो, ठीक है। मुश्किल से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अगर नोटबुक अगर तुम्हारे पास 100 या 150 पेज की भी अगर होगी ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो आशीष में भेज दूंगा, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स की, ठीक है। तो वो जो है ना, मैं तुमको वो लिस्ट पे तुमको भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, तुम्हारा खाली ये स्फीयर हटा है बस, ठीक है, ठीक है? तो वो मैं तुमको भेज भी दूंगा। और 150 पेज की नोटबुक खरीद लो, ठीक है। और वो नोटबुक खरीदने के बाद जो भी लिखो ना, ठीक है, तुमको ध्यान क्या रखना, देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको 2 घंटे से अगर तुमको टाइम अगर 2.5 घंटा भी लग जाए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी तुम नोट्स रेडी करो ना, ये चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि वो नोट्स तुम अपने लिए रेडी कर लो।
और वो चीज जब तुम लिखोगे ना, तुम्हारा वहां पे प्रॉपर गैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब तुमने अगर एक डेरिवेशन लिख लिया ऐसा, ठीक है, अभी ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तुमने दूसरा लिखा है, ठीक है, वहां तुमने दूसरा लिखा है, लिखोगे शॉर्ट में, लेकिन प्रॉपर वहां पे लाइंस में गैप होनी चाहिए। क्योंकि पता है कितनी बार होता है ना, तुम लिख तो लोगे, तुमने मेहनत भी कर ली, लेकिन जब तुम उसको रिवाइज करने बैठोगे ना, तुम्हारी अगर हैंडराइटिंग गंदी होगी ना, पूरा तुम्हारा क्लस्टर्ड होगा ना, तुमको खुद अपना लिखा हुआ पढ़ने का मन नहीं करेगा, और वो लिखा हुआ कोई फायदा नहीं। मैं सही बताता हूँ, जब जैसे मैं कोई चीज को रेडी करता हूँ, अब जब मैं उसकी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, तो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मेरे को समझ में आता है। अगर मैं खुद ही गंदा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को अपनी हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आएगी। तुम अपनी हैंडराइटिंग तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली तुम उसको जो लिखोगे ना, तुम उसमें अपनी प्रेजेंटेशन को जरूर अच्छी रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, तुम लोग को अपने लिए करनी है, ठीक है। और ऐसा तुमको करके अपने, अभी से तुमको पता हो, तुमको वो बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारा 4 दिन का जो गैप होगा, मान के चलो तुमको हर बच्चे को 4-5 दिन का गैप मिलता ही मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज हर सब्जेक्ट के लिए। कभी कभी 4 दिन का नहीं होता है, फिजिक्स ऐसा होगा, फिजिक्स के पहले सिर्फ 2 दिन का गैप है, और उसके पहले केमिस्ट्री में 8 दिन का गैप है, ठीक है। तो वो बराबरी करके वो 4 दिन का तुम उधर कॉम्पनसेट करके प्लानिंग करके कर लोगे वो, ठीक है। केमिस्ट्री 8 दिन का, केमिस्ट्री 4 दिन पढ़े, और फिजिक्स का जो है हम 2 दिन का गैप है, तो फिर दो दो एक दिन या 2 दिन फिजिक्स पढ़ ली। तो ऐसे करके चाहे कोई भी टाइम टेबल हो, हर साल टाइम टेबल ऐसा ही बनता है कि तुमको एवरेज हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन का गैप मिलता है। तुमको वो 4 दिन का गैप किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है, वो प्लानिंग तुम्हारी उस 4 दिन में नहीं होती, वो प्लानिंग तुम्हारी आज होनी चाहिए। याद रखना, अगर वो प्लानिंग तुमने आज नहीं ना की, तो 4 दिन में तुमने तुमने पूरे साल में कितनी भी मेहनत कर ली, लेकिन अगर तुमने उस 4 दिन में प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, तो वो तुम्हारा समय तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो चीज को तुमको अभी से ध्यान लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई के अलावा तुम्हारी प्लानिंग और पढ़ाई पढ़ने की स्ट्रेटेजी तुम्हारी बिल्कुल से अच्छी होनी चाहिए। चलो हम लोग आगे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के। देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक एनसीईआरटी में जाकर के तुम ढूंढोगे ना, तुमको मिल जाएगा, कार्बन डेटिंग मैटर के ऊपर है, ठीक है। मतलब है कि कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन जो है ना एक्चुअली वो C14 है, ठीक है। एक कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है 15 डीके/मिनट, ठीक है। और इसके साथ एक कार्बन 12 है, उसका डीके रेट है बहुत बहुत कम है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल है। मतलब उस पर डीके जो होता है ना, वो शायद से एक डीके होता होगा हजारों साल में, ठीक है, ऐसा। और बोला गया कि ये इसका हमको ना हाफ लाइफ पता है, हाफ लाइफ हमको दी गई इसकी 5730 ईयर्स, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ पता ही है कि अपना 50% रिमेन करता है वो। तो बोला गया कि उसका देखा गया ना कि इसी कुछ इनिशियली बोला गया है, ठीक है, इसका इतना था कोई सैंपल में, ठीक है, कोई जानवर मरा, जस्ट कोई जानवर मरा है, हमने उस पर देखा कि उसका कार्बन जो डीके होता है 15 एटम डीके होता है उसका 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने दूसरा उठाया जानवर, ठीक है, जमीन खोदी गई, वहां से कुछ जानवर निकला, ठीक है, डायनासोर कुछ भी निकला, और उसके लिए देखा गया उसका जो डीके होता है ना, वो होता है 9 डीके/मिनट, ठीक है। जमीन खोद के निकाला गया, ये एकदम फ्रेश अभी मरा है उसका है, जमीन खोद के किसी को निकाला गया उसका ही है। तो हमसे पूछा गया ये वाला जो है, ठीक है, जानवर, ठीक है, हाउ ओल्ड इट इज, कितना ओल्ड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि हमको इसमें ना एक फॉर्मूला तुम लोग और ऐड कर लेना, हाफ लाइफ का इसी से निकल के आता है, टी हाफ लिखते हैं, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला जाता है 0.693 बाय लेमडा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। तो हमसे पूछा गया कि कितना पुराना है ये, तो अपने को यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना देख लो यहाँ पे, तो हमको क्या, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, रेट ऑफ डीके, और रेट को हमको निकालने के लिए कितना पुराना था वो टी निकालना है, तो हम ये थर्ड वाला यूज करते हैं। तो आर इक्वल टू R0 e raised to माइनस लैम्डा, आर कितना है यहाँ पे, इनिशियल
आर एट एनी इंस्टेंट कितना 9 है, आर नॉट कितना 15, ई रेज टू माइनस लेमडा, लेमडा को मैं क्या ले सकता हूँ 0.693 बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितनी यहाँ पे 5730 इंटू टी कर दो, ठीक है। ये 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा 3/5 इक्वल टू ई रेज टू माइनस 0.693 बाय 5730 टी, ठीक है। आगे खाली इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, दोनों तरफ लॉग ले लो। हाँ, हाफ लाइफ क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ देंगे नहीं तो डीके कांस्टेंट देंगे, ठीक है। दोनों बच्चे को एक चीज दी जाती है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग टू द बेस ई 3/5, दोनों तरफ लॉग ले लो, इक्वल टू 0.693 टी बाय, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई 3 माइनस लॉग टू द बेस ई 5 इंटू 5730 बाय 0.693 इक्वल टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग टेबल से हम लॉग ई 3 लॉग 5 निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अच्छा, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो, ठीक है। तो माइनस लेंगे ना, तो माइनस लेंगे तो ये चीज लॉग 3 छोटा होता है, लॉग 5 बड़ा होता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो माइनस बाहर के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कभी तुमको नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना बचा वो दे देगा तो ये वाला यूज करेंगे, कितना डीके हो रहा है टाइमली बोल देगा तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, दोनों फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो ये एन जो होता है ना प्रोपोर्शनल हो जाता है आर इक्वल टू लेमडा एन है, तो एन को मैं क्या ले सकता हूँ आर बाय लेमडा पुट कर सकता हूँ, तो आर बाय लेमडा आर नॉट बाय लेमडा, तो लेमडा लेमडा कट के फिर ये बन जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट सबको नोट कर दो। उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन के लिए एक बार एनसीईआरटी को रेफर कर लेना, ठीक है। और अगर आईसी की बुक तुम्हारे पास है ना, उसके उसमें एग्जाम्पल नंबर 3। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जनरली पता है वो लोग सवाल जो पूछते हैं ना, कितना हाफ लाइफ है, कितना टाइम, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो सब पूछते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है ना, ठीक है, ये वाला, इस पे सवाल कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला आर इक्वल टू लेमडा एन, तो इस पे सवाल कैसे आया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ऐसा है कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट इसका मास नंबर है 60, एटॉमिक नंबर है 27। बोला गया कि हमको चाहिए एक कितना अमाउंट ले इसका, इसका कितना अमाउंट लिया जाए, कितना ग्राम लिया जाए इसका, ताकि हमको रेडियो एक्टिव सोर्स मिल जाए 8 मिली क्यूरी का, ठीक है। मतलब डिके रेट क्या होना चाहिए, 8 मिली क्यूरी। और समझना ध्यान से, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें तुम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में इसके लिए एक यूनिट बनाया गया था बेकरल, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 बेकरल, हेनरी बेकरल के नाम ऑनर पे नाम दिया गया था। उसके बाद लेकिन ये जो होता है ना डिसइंटीग्रेशन, देखा जाता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, तो पता है एक स्टैंडर्ड बनाया गया था, तो एक क्यूरी करके नाम दिया गया, एक्चुअली शायद रेडियम था वो, ठीक है। रेडियम देखा गया कि हमने 1 ग्राम रेडियम लिया, ठीक है, क्योंकि रेडियम जो होता है वो अच्छा खासा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है,
तो उसको स्टैंडर्ड मानने में कोई, जैसे कैसे मास के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कार्बन मानते हैं, ठीक है, और जैसे हम लोग कैसे एक मिनट, जैसे हम लोग कैसे इसके लिए कांस्टेंट मानते, क्या कहते हैं, कार्बन के लिए हमने स्टैंडर्ड मास मान लिया, ठीक है भाई, कार्बन का मास है इतना, अभी सब कुछ कार्बन के कंपैरिजन में होगा। उसी तरह से एक था रेडियम, रेडियम का 1 ग्राम देखा गया, ठीक है, वो जो डिसइंटीग्रेट करता है ना, दैट दैट डिसइंटीग्रेट्स 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन देता है वो 1 सेकेंड में, रेडियम का। तो बोला कह रहा कि रेडियम इतना करता है 1 सेकेंड में, अभी से रेडियम को स्टैंडर्ड मान लो, ठीक है, और अब से इसको ये इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कितना कहलाएगा, अब से 1 क्यूरी कहलाएगा, ठीक है। हालांकि ये समझ लो ये प्रैक्टिकली दिस इज नॉट, क्यूरी इज नॉट द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बेकरल होता है या और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, क्यूरी इज नॉट द ऐसा यूनिट। और बहुत पता है जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी जो क्या कहते हैं जो सिस्टम्स होते हैं, जो बॉडीज होती है, ठीक है, इन साइंटिफिक यूनिट्स की जो बॉडीज होती है, जैसे IUPAC ये सब होते हैं, वो लोग डिस्करेज करते हैं क्यूरी यूज करना, लेकिन क्यूरी इतना कॉमनली यूज होता है तो वो किताबों में अधिकतर क्यूरी मिलता ही मिलता है, ठीक है, तो इसलिए उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि डीके रेट कितना हमको चाहिए, 8 मिली क्यूरी चाहिए। 8 मिली क्यूरी मतलब क्या हो गया, मिली मतलब 10⁻³ हो जाता है, और क्यूरी मतलब हो जाता है, 1 क्यूरी कितना होता है, इतना होता है 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो ये हम इसको ले सकते हैं 7 8 जा 56, 29.6, ठीक है, इंटू 10⁻7, ठीक है, इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, डीके रेट हमको कितना कोबाल्ट ले कि वो हमको जो है ना इतना 1 सेकेंड में इतना उसका एटम टूटे, इतना नंबर ऑफ एटम टूटे, हम कितना ले, तो समझो इस चीज को। और हमको यहाँ पर इसका हाफ लाइफ दिया गया हमको 5.3 ईयर्स, ठीक है, हमको यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर दिया गया है 6.02 इंटू 10⁻23, वो सबको पता ही है, ठीक है। तो हमको अमाउंट निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले में अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे हमको अगर अमाउंट निकालना है तो हमारे लिए यही वाला फॉर्मूला जो है बेस्ट बैठेगा, क्योंकि हमको रेट दिया गया है, ठीक है, इतना रेट होना चाहिए, तो नंबर, ये एन के नंबर ऑफ एटम्स है, मिली क्यूरी, ठीक है, ये एन के नंबर ऑफ एटम्स है, और लैम्डा हम निकाल सकते हैं। तो हमको इतना रेट चाहिए, अगर हमको रेट अगर इतना चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.96, 2 थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 2.96 रेट इतना चाहिए अपने को ना, इंटू 10⁸, ठीक है, इक्वल्स टू लेमडा, व्हाट इज लेमडा, ये 0.693 बाय हाफ लाइफ कितनी 5.3 ईयर्स है। ईयर्स को हम चेंज कर देते हैं, ये देखो ये सब कुछ सेकंड में तो वी नीड टू चेंज ईयर इनटू सेकंड, 5.3 इंटू इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया या 365 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 7.1 इंटू 10⁻6 आएगा, सही है। हाँ 5 एक मिनट में कितना बोला, हाँ, ये तुमने किसका बोला आंसर, ये मास का तुमने बोला है, 5.3 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स, इतना हो गया घंटा, तो 3600 इतना हो गया सेकेंड, ठीक है, 0.693 पर घंटा, रेट हो गया
इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा करेंगे ना जब हम लोग, ठीक है, तो इसको हमने किया, तो ये करके देख लो कितना आता है, ये आएगा तुम्हारा 3.15 इंटू 10⁷7। ठीक है, तो इसको पूरा करने के बाद हमें क्या करना होगा, n निकालना होगा। और देखो तुम लोग को मैंने तरीका बता करके रखा हुआ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करो, जितना भी ये कभी कैलकुलेशन टफ लगे ना, घबराने की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10:2 लिखो, ठीक है, इसको ऊपर भेजो, ठीक है, 2.96 है, इसको तुम अप्रोक्सीमेटली, ये मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है, नहीं लगे तो इसको 3 ले लो, ठीक है, 3 into 5.3, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ज्यादा इसको लगे डिफिकल्ट है, इसको तुम 0.69 ले लो, ठीक है, और काट के देखो 3 से, ठीक है, तो काफी कुछ तुम्हारा फिर उसमें से कट करके तुमको n मिल जाएगा। ठीक है, ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्ली हो जाएगा, हमको अमाउंट निकालना। ठीक है, तो अमाउंट में अगर हमको एक्सप्रेस करने बोला जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है, जब ग्राम में निकालने बोला जाएगा तो हमको पता है कि कोबाल्ट का कितना मास है, 60 ग्राम है इसका। ठीक है, मतलब ये n जो है ना, तुम अगर निकालोगे ना तो n की वैल्यू आएगी तुम्हारी 7.3 इंटू 13 इंटू 10⁻16, इतना एटम होगा। ठीक है, 7.13 इंटू 10⁻16 इतना एटम होगा। अभी देखो 6.023 या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, मतलब कितना हो गया, 60 ग्राम, है ना। देखो तो, क्योंकि हमको पता है कि एक मोल में कितना एटम होता है, 6.02, और एक मोल का वजन कितना होता है, उसका जो भी एटॉमिक वेट होता है, उसका मास नंबर होता है, वही उसका एक मोल का वजन होता है। इतने एटम का इतना वजन है, हमारे पास कितने एटम हमको मिले जो कि टूट रहे, इतने एटम, तो इसका कितना वजन हो जाएगा, इसका वजन हो जाएगा 60/6.02 इंटू 7.3 10⁻60। ठीक है, अभी जरा सा तुम इसको निकाल लो, ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 7.3 और 6.02। ठीक है, ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, इसे 10 से काट दो इसको। ठीक है, सोचने का नहीं कुछ, बस 10 से कट गया, अपना आ जाएगा 7.3 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻17, 17 -23 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो ये 7.3 इंटू 10⁻6 करके आ जाएगा। ठीक है, ये 6.02 है, यहाँ पे ये थोड़ा सा नंबर कितना होगा, 9 पॉइंट, ये कितना आएगा, 9.95 ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, तो उससे लेकर के तुम यहाँ से निकाल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 इतना हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इस तरह के सवाल ना तुमको थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए ऐसे सम को तो ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सम जो है ना, जो रेयर को पीस होते हैं ना, वो हमारे मेंस में इस तरह के सवाल जो अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो इतना काफी अपने लिए प्रैक्टिस में। ठीक है, वो 4 फॉर्मूले ध्यान में रखना, मिली क्यूरी का कन्वर्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्यों इसका ऐसा यूनिट ध्यान ध्यान में रखना है। जितना हमने पढ़ा है ना, तुमको इसमें सारे के सारे तुम्हारे जितने मैंने फॉर्मुलाज बताए ना, सारे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक होगा। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये हमारे पोर्शन से नहीं हटा है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर अपना इसमें से सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर, कम्युनिकेशन, लॉजिक गेट, वो सब हट चुके हो। ठीक है, तुम्हारे जो जो भी हटा है ना तुम्हारा, याद रखना आगे के चैप्टर से हटा है, पीछे में तुम्हारा खाली अगर चैप्टर देखा रहे तो स्फेरिकल मिरर्स हटा है। ठीक है, हम लोग बात करते हुए चैप्टर नंबर 29 की। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी रिलेशन। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना, ठीक है, कि पहले एक ऐसी बात कही जाती थी, हम लोग 10th में भी पढ़े थे, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये बात जो है गलत है, क्योंकि ये बात
ये बात अगर देखा जाए ना तो 100 साल पहले लोग ऐसा, लगभग 1905 से पहले लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो एनर्जी होती है और जो मास होता है वो अलग अलग चीजें होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था कि नहीं, एनर्जी और मास जो होती है अलग अलग चीजें नहीं होती है। एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक ही चीज, ठीक है। अगर हम एनर्जी को मास से बुलाए या मास को एनर्जी से बुलाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एनर्जी और मास का पता है वही रिलेशन है जो पानी और भाप का है, ठीक है। वाटर वेपर होता है, मान लो यार आइस है, ठीक है। अब मान लो तुमने बोला कि तुम्हारे घर में पानी है क्या, तुमने बोला कि नहीं मेरे घर में पानी तो नहीं है, ठीक है। पानी पीने के लिए चाहिए मेरे को 2 घंटे बाद, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, देखो तुम्हारे घर में बर्फ है। अब बर्फ है तो मतलब तुम उसको पानी में बना लो ना, ठीक है। खाली हीट करके कुछ तो करना नहीं है अपने को। तो जैसे पानी और भाप होता है ना, वैसे एनर्जी और मास होती है। ऐसा सोचो कि मान लो कि अगर हम आइंस्टाइन का ऐसी थ्योरी थी कि हम लोग जो है मास कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है कि मान लो कोई दो पत्थर है, ठीक है। तुमने उन दोनों पत्थर को क्या किया, दो बड़े बड़े पत्थर है, मैंने उनको फोर्स से टकराया, ठीक है। जोर से उनको मैंने हिट करवाया। अभी वो जो पत्थर है वो टूट करके उन दो पत्थर के हो जाते हैं 4 टुकड़े। मैंने वो दो पत्थर को फिर से कोलाइड करवाया, ठीक है। जोर से दो मशीनें रखी आमने सामने और दे थपाक से दोनों को मैंने टकरवाया। वो दो पत्थर के हो जाते हैं 100 टुकड़े, इतना मैंने फोर्स लगवाया। तो और ज्यादा फोर्स लगवाया तो टुकड़े क्या होंगे, पत्थर के छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोगों ने अ, जितना ज्यादा हम लोगों ने उसको उसको कोलाइड करवाया, ठीक है, वो पत्थर के जो टुकड़े हैं उतने ज्यादा छोटे होते चले जाएंगे। इन द सेम वे आइंस्टाइन की भी कुछ ऐसी इमेजिनेशन थी। उसने बोला कि अगर कोई दो मास है, ठीक है, मतलब वो पत्थर टकराएंगे तो कितने छोटे होंगे, ठीक है। तो आंसर है कि वो अल्टीमेटली बहुत बहुत छोटे हो सकते हैं। तो अगर आइंस्टाइन का ऐसा सोचना था कि अगर मान लो, अगर सोचो दो पत्थर पहले से ही छोटे और उनको हम लोग अगर कोलाइड करवाते हैं एक्सट्रीम फोर्स, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा फोर्स से, दो पत्थर पहले से छोटे और एक्सट्रीम फोर्स से टकरावाते हैं, तो वो छोटे चीज की और कितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं। तो उसने बोला था कि ऐसे उसने जो दो छोटे पत्थर थे ना, उसके एग्जांपल्स उसने लिए थे प्रोटोन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है जिसकी पॉजिटिव चार्ज होती है और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा होता है, तो वो पॉजिट्रॉन का मास भी उतना ही होगा ना, तो बहुत छोटा है। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत छोटा होता है, तो ऑलरेडी वो छोटे हैं। और उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो भी सकती है, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगी, टकराया और वो टकराया और वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टूट गया। इतने छोटे पार्टिकल जिसको आइंस्टाइन ने क्या बोला था, फोटोन। और वो फोटोन किसका समझ लो, क्या क्या जैसे हमारे बॉडी का क्या सेल होता है ना, हम लोग कहते हैं हम लोग का बेसिक, वो किसका बेसिक यूनिट हो जाता है, एनर्जी का, ठीक है। तो उसने बोला कि ये क्या बन गया, हमने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो बोला कि देखो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है मास है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी। अब बोला कि मान लो एनर्जी कैसे तुम सोच सकते हो, एनर्जी तुम सोच सकते हो, मान लो जैसे कि तुम्हारे एक पूरी की पूरी फैली हुई कोई जैसे भाप है, पूरी फैली हुई है, ठीक है, वाटर वेपर है। तुमने वाटर वेपर को लिया, ठीक है, तुमने क्या कहते हैं पॉलिथीन में लिया और तुमने पॉलिथीन को एकदम तुमने श्रिंक कर दिया, ठीक है। श्रिंक करके तुमने एकदम छोटा सा कर दिया, प्रेशर अप्लाई करके। तो छोटा सा कर दिया तो क्या गया, पानी में बदल गया। इन द सेम वे पूरी की पूरी एनर्जी फैली हुई है, ठीक है। तुमने उसको पूरा का पूरा कंडेंस कर दिया, ठीक है। कंडेंस करके क्या बन गया, वह मास बन गया, ठीक है। तो आइंस्टाइन की ऐसी सोच थी कि मास और एनर्जी जो होती है वो अलग अलग चीजें नहीं होती है। मास और एनर्जी कैसी होती है, इक्विवेलेंट थिंग होती है। और जो उसने बोला कि अगर मास एनर्जी का इक्विवेलेंस क्या हो जाता है, तो हमने ये चीजें पढ़ के रखी हुई है, ठीक है, कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। कितना मास कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कितना मास हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका ये एक्सप्रेशन हो जाता है ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अच्छा, ये एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 1 केजी, अगर हमने बात किया ना, ठीक है, 1 केजी मास कितनी एनर्जी होगी, तो 1 केजी मास जो होती है अगर हमको 1 केजी इंटू सी स्क्वायर कर दे, तो ये कुछ आ रहा है 9 इंटू मतलब 1 केजी मास, ठीक है। अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट हो जाता है 9 इंटू 10 10 इंटू 16 जूल, ठीक है। मतलब ये तुम देखो ना कितना हो जाएगा कि ये हो जाता है लगभग 2.5 इंटू 10 टू 10 किलोवाट आवर। अरे मतलब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ह्यूज मतलब तुम समझ लो ना। तुम्हारे अगर क्या कहते हैं, अगर 1.5 टन की अगर एसी है, तो तुम दुनिया के पूरे दुनिया में तुम मान लो
सेवन में 1 करोड़, सेवन में शायद 1 करोड़ हो जाता है ना, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है। ये 1 करोड़ हो गया। कितना जीरो है? 3 जीरो, 7 जीरो। 10/7 पे तुम्हारा 10/7 पे तुम्हारा 1 करोड़ होता है। देखो 10/10 मतलब कितना हो गया? 10, 100, 1,000। मतलब तुम दुनिया के 1,000 करोड़ एसी को जला सकते हो, चला सकते हो। वो भी अच्छा 1.5 टन या 2 टन वाला एसी पकड़ो, 2.5 टन वाले पकड़ सकते हो। उतना एसी तुम चला सकते हो, ठीक है, फॉर 1 आवर। मतलब 1,000 करोड़ एसी, ठीक है। और तुम अगर इसको देखो ना, तुम सिर्फ 1 kg मास से, ठीक है, अगर हम मान लो 1,000 के, चलो हमने साल का भी ले लिया, तो कुछ नहीं तो तुम पूरे के पूरे दुनिया के जितने जितने भी एसी है, तुम जितना भी हाउस होल्ड है ना सप्लाई, ठीक है, तुम पूरा का पूरा एनर्जी जितनी भी चाहिए साल के लिए, ठीक है, आई थिंक इतना ज्यादा एनर्जी होगा कि पूरे वर्ल्ड को ये एनर्जी सप्लाई कर सकता है पूरे 1 साल के लिए, खाली 1 kg मास, ठीक है। लेकिन अभी तक की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हम पूरे के पूरे 1 kg को कन्वर्ट कर सके। ये खाली न्यूक्लियस लेवल पे होता है। इसलिए ये सब बातें ठीक है, हमको पेपर पेन पे अच्छी लगती है, लेकिन अभी ऐसा प्रैक्टिकली कोई तरीका नहीं है कि हम इतना मास को कन्वर्ट कर सके एनर्जी। वो बहुत कम मास होता है, ठीक है, ग्राम में भी शायद मुश्किल से जाता है। तो दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप याद रखना कि आइंस्टाइन के हिसाब से जो भी चीज, जो मास जो होता है ना, देखो हमने मास की अलग अलग परिभाषा पढ़ के रखी है कि मास इज अ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। फिर हम जब हम आए थे क्लास 11th में, तो हमने एक मास की और अच्छी डेफिनेशन सीखी कि मास क्या होता है। मास जो होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स एनी अदर बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, ग्रेविटेशन में पढ़ा था हमने, ठीक है, मास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मास की एक और एडवांस डेफिनेशन सीखी कि मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी। याद रखना, मास कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, तो उसको जब हम एनर्जी देते हैं तो उसका मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम बोलोगे जैसे मान लो पानी हमने गर्म किया। अब पानी हमने अगर गर्म किया है, तो पानी को हमने कितनी एनर्जी दी, ठीक है, मान लो पानी को हमने दे दी 9 × 10⁻³ जूल्स। देखो ये अच्छी खासी एनर्जी हमारे लेवल पे। तो इसका मास कितना बढ़ेगा? तो डेल्टा एम बाय सी का स्क्वायर। सी मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ 8, 9 × 10⁻16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमारा बचेगा, डेल्टा एम हो जाएगा 10⁻13 जूल। मतलब उसका मास कितना बढ़ गया? 10⁻13 जूल से बढ़ गया। और इतनी छोटी एनर्जी को 10⁻13 समझो ना, 10:10 पे आ रहा था 1,000 करोड़। मतलब ये 1/1000 करोड़,